Hello, my dear students and friends. This is Computer Concepts A.K. Pandey. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लीजिए, कल जो है आपका आईपी और सीएस का पेपर की डेट आ ही गई, जिसका बहुत लंबे समय से इंतज़ार था। हम लोग ईगरली वेट कर रहे थे कि आईपी और सीएस दोनों के पेपर एक साथ हैं। 21 तारीख दिसंबर 21 कल ही है, आपके सामने आकर के खड़ी हो गई है। और आपने शायद अभी तक रिवीजन कर लिया होगा। मुझे लगता है अच्छा रिवीजन हुआ होगा। और जहाँ तक सवाल है कि जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, अभी तक आपने लगभग सारे पेपर आपने दे लिए हैं। तो मैं समझता हूँ, मुझे उम्मीद है कि ये मिसकॉन्सेप्शन आपका दूर हो गया होगा कि भाई एमसीक्यू पेपर में तो ABCD मार्क करना है, खाली ऐसा नहीं है। अनटिल एंड अनलेस यू हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ द टॉपिक, जब तक आपको अच्छी तरह से उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का नॉलेज नहीं है, आप करेक्ट आंसर उसमें से चारों ऑप्शंस जो दिए जाते हैं, 4 चॉइस ABCD, उसमें से सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको पता चल गई होगी, और इसके चलते आपने अपने आईपी और सीएस के पेपर के साथ जस्टिफिकेशन करने के लिए अब शायद तैयार हो, और आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन मैक्सिमम कर ली होगी। लास्ट मोमेंट रिवीजन रह गया होगा। एनीवे, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग आइए कुछ लास्ट मोमेंट की टिप्स यहाँ से देख लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपके इस पेपर के लिए शुभकामनाएं भी व्यक्त कर दूं साथ साथ, और ये विश करना चाहता हूं कि आपका ये पेपर सबसे अच्छा हो, बहुत अच्छा हो रादर, और आप हाईएस्ट स्कोर गेन करें इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस और कंप्यूटर साइंस में। तो आइए हम लोग यहाँ से देखते हैं, कुछ बातें यहाँ पर लिखी गई हैं जिसका आपको लास्ट मोमेंट पर ध्यान देना है, सो दैट यू कैन गेट गुड स्कोर इन द सब्जेक्ट, राइट। तो व्हाट टाइप ऑफ MCQ may come, आपको पता ही है कि क्वेश्चन लाइक ऑन पांडा सीरीज, डाटा फ्रेम, विजुअलाइजेशन, ग्राफ, चार्ट एंड सोसाइटल इम्पैक्ट पर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें केस स्टडी का भी क्वेश्चन होता है, वो पैंडास पर होता है या डाटा विजुअलाइजेशन पर हो सकता है। केस स्टडी के 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। सेक्शन सी में केस स्टडी का क्वेश्चन होगा आपका 50 से लेकर के 55 तक। आपने ये अगर CBSE पैटर्न पर, लेटेस्ट पैटर्न पर पेपर सॉल्व कर लिया है तो ज़रूर आपने देखा होगा सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 50 to 55। out of that you have to leave only one question and 5 question is to be attempted, ठीक है। as the MCQ pattern is not new to all of you, so still while marking the correct option from 4 given options we should properly analyze and identify the correct answer। कई बार बहुत minute difference चारों ऑप्शन में दे दिया जाता है, कहीं पर जैसे PD डॉट सीरीज का S कैपिटल कर दिया गया और दूसरे में S स्मॉल कर दिया गया। तो ऐसी भी चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी चाहिए, बहुत ही स्मॉल चेंज के साथ चारों ऑप्शन में दिया गया हो तो यू कैन आइडेंटिफाई एंड एनालाइज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही आप देखते हैं आंसर, तो सबसे पहले आपकी निगाह में वो करेक्ट आंसर ही आ जाता है, और वो बाद में आप कंफ्यूज करना चालू करते हैं जब और सारे आंसर देखना चालू करते हैं। तो सो दिस यू शुड रिमेंबर। आइए हम लोग कुछ जनरल टिप्स यहाँ से देखते हैं कि भाई रीडिंग टाइम शुड बी इफेक्टिवली यूज्ड। अगर पढ़ने के समय जो आपको 20 मिनट दिए जा रहे हैं 11:10 से 11:30 तक, उसे आप इफेक्टिवली यूज़ कर लेते हैं और सभी पूरे क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाते हैं, और ये भी उसी समय ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन हमें छोड़ना है, कौन सा हमें आ रहा है, उसकी पहचान कर लेना ज़रूरी है, ठीक है। read each and every question carefully and identify those questions about which you are very much confident। और उन क्वेश्चंस को भी अगर आप आइडेंटिफाई कर पाएँ इतनी देर में कि कौन सा प्रश्न हमें छोड़ना है, तो और अच्छी बात होगी, समय का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको ध्यान से पढ़ें। निर्देश जो दिए जाते हैं पेपर में कि प्रत्येक खंड में से कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये मैं आपको यहाँ पर अभी बता देता हूँ, याद रखना है आपको। सेक्शन ए में
1 से 25 तक क्वेश्चन रहेंगे। आउट ऑफ 1 to 25 यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 20 क्वेश्चंस, यानी जो 5 क्वेश्चन वो हैश टैग में जाएंगे सेक्शन ए में से। सिमिलरली सेक्शन बी में से भी आपको 26 से 49 यानी 26 to 49 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपके हैश टैग में जाएंगे। ओनली 20 क्वेश्चन इज टू बी अटेम्प्टेड। सिमिलरली अभी मैंने सेक्शन सी बताया जो केस स्टडी का क्वेश्चन है, ये 50 से 55 6 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं और 1 क्वेश्चन हैश टैग में जाना चाहिए, राइट। तो ये होना चाहिए इसमें, और इसे आप ध्यान से सोचेंगे कि कौन से हमें क्वेश्चन छोड़ने हैं। तो इसलिए कहता है कि इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड कर लें, और हाउ मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन इज टू बी अटेम्प्टेड एंड हाउ मेनी इज नॉट टू बी अटेम्प्टेड, दैट शुड बी डिसाइडेड क्लियरली। और जो क्वेश्चन जितने देने हैं आपको सेक्शन ए से 20 क्वेश्चन का जवाब देना है, तो ये भी सुनिश्चित करना होगा कि आपने सेक्शन ए से 20 क्वेश्चन के आंसर दिए हैं कि नहीं। 5 क्वेश्चन आपको हैश टैग में मार्क किया है कि नहीं। ओएमआर शीट को बहुत अच्छी तरह से मार्क करना है, जिससे हमारे मार्किंग की वजह से या डार्कनिंग करने की वजह से कोई ऐसा मार्क्स हमारा जो है आसानी से ना कट जाए, इसका हमें ध्यान देना है। अभी तक आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे ओएमआर शीट को भरने के लिए, मुझे इतना मतलब उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आपके ऊपर। अगला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, देयर विल बी 1 करेक्ट आंसर एंड 3 रॉन्ग आंसर्स। आपको पता है कि 4 चॉइस दी जाती है ए बी सी डी, और अभी सीबीएसई ने कर दिया है कि उन जो बॉक्स में स्टार वाला जो कॉलम है, बॉक्स में आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, डोंट फॉरगेट अबाउट दैट। और उसमें कटिंग ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, जो आपको स्टार कॉलम में लिखते हो ए बी सी डी, जो आप बॉक्स में लिखते हो फाइनली उसे लिखना है आपने। द आंसर में बी क्वाइट क्लोज टू ईच अदर। ये जो 3-4 ऑप्शन जो दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन, उसमें से आपके आंसर्स बहुत क्लोज रहते हैं। मैंने कहा कि बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है कई बार, बट ओनली वन आंसर वुड बी मोस्ट सुटेबल वन। सो बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन वन कैन आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। अभी आपको मान लीजिए 2 ऑप्शन ऐसे हैं बिल्कुल रॉन्ग लिखे हुए, उसका कोई रिलेशन ही नहीं है आंसर से, उसे आप एलिमिनेट कर दीजिए। बाकी 2 बचते हैं, 2 में से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है, वो एनालाइज करके आप कर सकते हैं आसानी से, अगर आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एक सही उत्तर में से 3 गलत उत्तर होंगे। उत्तर एक दूसरे काफ़ी करीब हो सकते हैं, लेकिन केवल एक ही उत्तर सबसे उपयुक्त होगा, जो एलिमिनेशन मेथड से आप सही उत्तर की जांच कर सकते हैं, राइट। अगली टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा, व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन वन शुड नॉट लुक एट द आंसर्स but try to analyze and answer before looking at the choices। पहले चॉइसेस में आप सीधा चले जाते हैं बच्चे, चॉइसेस में मत जाइए, पहले आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, समझिए, एनालाइज कीजिए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। और उसके बाद आपको क्योंकि जैसे आप आंसर्स की तरफ चले जाते हैं, उसकी एनालिसिस जो है वो पीछे चली जाती है, एनालिसिस आप नहीं करते हैं। So don't go directly to the 4 choices of the question. Rather, read the question again and again and try to understand what is to be done in the question and what may be the correct answer. This would help you that you should not distract towards the wrong choices. तो आप अच्छी तरह से विश्लेषण कर लें, इसका एनालिसिस कर लें कि गलत विकल्पों से जो है आप कहीं विचलित ना हो जाए, इधर उधर आपका दिमाग ना चला जाए, डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, उससे बचें, ठीक है। देर आर नो नेगेटिव मार्किंग, तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आपको ऑन आंसर छोड़ना है, प्रोवाइडेड हर सेक्शन में जो आपको कहा गया है कि इसे अटेम्प्ट नहीं करना है। 5 क्वेश्चन पहले सेक्शन ए में, 4 क्वेश्चन सेक्शन बी में और 1 क्वेश्चन सेक्शन सी में। उसके अलावा सभी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपका माइनस मार्क्स कहीं नहीं होना है, ठीक है। ये चीज़ आप आइडेंटिफाई कर लोगे। स्टूडेंट शुड मैनेज देयर टाइम while solving MCQ as they need to finish 45 क्वेश्चन in 90 मिनट। अगर 45 क्वेश्चंस को 90 मिनट में करना है आपको, तो ये समझ लीजिए कि 2 मिनट से कम का टाइम है हर क्वेश्चन के लिए। आप 2 मिनट है एग्जैक्टली, आप देख रहे हैं ना, किसी में ज़्यादा लग जाएगा कुछ कैलकुलेट करना, कुछ एनालाइज करने में, तो इसलिए आप 2 मिनट से कम में ही हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, जिससे कि आपके पास सफिशिएंट टाइम बचे रिवीजन के लिए।
और रिवाइज करने के लिए, चेकिंग करने के लिए वेदर एवरीथिंग इज ओके फाइनली और नॉट। अच्छा, कई कई स्टूडेंट्स को ये रहेगा कि ये लास्ट एग्जाम है, जल्दी जल्दी करो, भागो, हमें मूवी देखनी या हमें कुछ और करना है, एंजॉय करना है। नहीं बेटा, आप लास्ट वाले पेपर को और अच्छे ढंग से कीजिए और पूरा टाइम दीजिए, जो 90 मिनट का आपको टाइम मिला हुआ है, और कोई जल्दबाजी नहीं है। और जल्दबाजी करेंगे तो आप मार्क्स ज़रूर लूज़ कर जाएंगे, इसलिए अपना पूरा सफिशिएंट टाइम लीजिए। हर क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए, एनालाइज कीजिए, 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। जो भी आपने पढ़े हैं चैप्टर्स और टॉपिक्स, उसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट आंसर देने की कोशिश करनी है, ठीक है। और आप अच्छा करेंगे, हमें ये पूरा विश्वास है आपके ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस दी हैं, बहुत सारी मेहनत की है मैंने आपके साथ। तो मुझे लगता है कि आप सभी क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अगली टिप्स मैं देना चाहता हूं कि स्टूडेंट शुड प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स ऑन द मॉडल ओएमआर शीट प्रोवाइडेड बाय सीबीएसई टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। अभी ये मुझे लगता है कि ये वाला पॉइंट आप कई बार कर चुके, सभी सैम्पल पेपर्स में कर चुके हो। सॉरी, ये सभी पेपर जो आपके अभी तक हुए हैं, 4 पेपर, उसमें 4 या 5 पेपर उसमें आप कर चुके हो ये। तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है ओएमआर शीट में। और अगर आपने ओएमआर शीट पर प्रैक्टिस की है टाइम कंस्ट्रेंट को ध्यान ध्यान में रखते हुए, तो ये तो आप सोने में सुहागा है, बहुत अच्छी बात है। आई डू अप्रिशिएट सच स्टूडेंट्स। और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान जरूर रखना है कि हमें एक क्वेश्चन पर 2 मिनट से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। 2 मिनट के अंदर ही वो क्वेश्चन 1.5 मिनट में हो जाए, पौने 2 मिनट में हो जाए, दैट्स बेटर। अब ऐसा नहीं है कि आप घड़ी की तरफ ही देखते रहें, ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आपने कैसे प्रैक्टिस की हुई है, राइट। बार बार घड़ी की तरफ देखेंगे कि 2 मिनट हुआ कि आधा मिनट हुआ, 1.5 मिनट हुआ, नहीं, वो नहीं करना है, अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा। तो ये पॉइंट था आपको। स्टूडेंट should be through the lessons, through with the lessons. By this they will be able to answer the question carefully. तो आपने अगर किसी भी चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, तो ज़रूर आप उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका जवाब अच्छी तरह से बखूबी दे पाएंगे, मुझे ये पूरा विश्वास है। और आप ये जानते हैं कि हमारे इसमें जो है, जो चैप्टर्स हैं, जहाँ तक चैप्टर्स की बात है, तो हमारा जो पहला चैप्टर है पैंडाज फर्स्ट, पैंडाज फर्स्ट में आपको कितने मार्क्स का है, ये 25 मार्क्स का है ना। पैंडाज फर्स्ट में आपका यहाँ पर एंड विजुअलाइजेशन भी लगा के चलिए, एंड विजुअलाइजेशन, ठीक है। दिस हैज 25 मार्क्स वेटेज। और सोसाइटल इम्पैक्ट जो आपका है, कंप्लीट थ्योरी जो है, जिस पर मैंने 6-7 वीडियोस दी थी आपको, उसमें आपको 10 मार्क्स मिल रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ें आपने अच्छी तरह से रिवाइज कर ली, एक बार रिव्यू कर लीजिएगा इसको भी जाते जाते, जिससे आपका पेपर और अच्छा हो। अच्छा, इसमें मैं और एक बता दूं आपको कि जो पैंडाज और मैटप्लॉटलिब की जो दोनों लाइब्रेरीज हैं, इसके बारे में, सीरीज़ और डेटा फ्रेम जो है, इसके बारे में, सीरीज़ कैसे क्रिएट करोगे एनडी एरे से, डिक्शनरी से, स्केलर वैल्यू से, मैथमेटिकल ऑपरेशन से। तो सीरीज और डेटा फ्रेम जो क्रिएट करने की प्रोसीजर है, कमांड्स हैं, वो आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। हेड एंड टेल फंक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? हेड एंड टेल फंक्शन, वो सीरीज में भी यूज़ किया जाता है और डेटा फ्रेम में भी यूज़ किया जाता है। हेड और टेल फंक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, कॉमन फंक्शन है, जो चीज़ें कॉमन है, जैसे अट्रीब्यूट्स कुछ जो है सीरीज और डेटा फ्रेम के कॉमन है, तो सभी अट्रीब्यूट्स करके जाइए। लाइक ये साइज अट्रीब्यूट है आपका, शेप अट्रीब्यूट है, इसी तरह से और जो भी अट्रीब्यूट्स हैं इसके दोनों के, वो करके जाइए आप अच्छी तरह से। और अट्रीब्यूट्स आप जानते हैं ना, कॉमन है दोनों में। कुछ अट्रीब्यूट्स जो पैंडास में भी यूज़ हो सकते हैं, पैंडास सीरीज में भी यूज़ हो सकते हैं, और क्या कहते हैं, डेटा फ्रेम में भी यूज़ हो सकते हैं। डी टाइप है, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। एंडिम है, और तमाम और हैं, हैज़, नैंस, एम्प्टी,
ऑल दिस आप इसको एक बार रिव्यू करके जाइए, क्योंकि दोनों ही में कॉमन है ये डाटा फ्रेम और सीरीज में। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है, पूछा जा सकता है। हेड एंड टेल फंक्शन अच्छी तरह से करके जाइए। स्लाइसिंग में जो अहम रोल है एलओसी और आईएलओसी का है, पोजीशन बेस्ड इंडेक्सिंग और लेवल बेस्ड इंडेक्सिंग। एलओसी और आईएलओसी को अच्छी तरह से समझ करके जाइए। स्लाइसिंग कैसे की जाएगी सीरीज में और डेटा फ्रेम में, यू मस्ट अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। रेंज फंक्शन का अच्छी तरह से इस्तेमाल आना चाहिए। डिक्शनरी से आप डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं, डिक्शनरी की जो कीज़ हैं वो क्या बन जाती हैं, अगर नेस्टेड डिक्शनरी है तो इंटरनल कीज़ क्या बनती हैं, एक्सटर्नल कीज़ क्या बन जाती हैं डेटा फ्रेम की, वो अच्छी तरह से करके जाइए। राइट, आइटर आइटम्स और आइटर रोज भी कर लेना, ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। राइट, अच्छा, किसी भी सीरीज में नई रो, नया एलिमेंट ऐड करना, एग्जिस्टिंग एलिमेंट को अपडेट करना, किसी भी एलिमेंट को टेम्पोररी डिलीट करना, परमानेंट डिलीट करना, ये सीरीज और डेटा फ्रेम दोनों के लिए कहा जाएगा। और सीरीज के इंडेक्स वैल्यूज़ को रीनेम करना, लेबल देना, या डिफ़ॉल्ट इंडेक्सेस जो हैं उनका जो उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी डाली जा सकती हैं इंडेक्सेस में, ये सारी चीज़ें आप सीरीज़ के कॉन्टेक्स्ट में करके जाइए। और सीरीज़ की स्लाइसिंग करना एक अहम क्वेश्चन है। और दो सीरीज़ में अर्थमेटिक ऑपरेशन करना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना, या सीरीज़ की ब्रॉडकास्टिंग करना, जैसे S1 प्लस 5 कर दो तो 5 सभी सीरीज़ के एलिमेंट्स में ऐड हो जाता है। इसी तरह से डेटा फ्रेम में भी आप कोई वेक्टर ऑपरेशन कर सकते हैं, स्केलर ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है मैचिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग जिसे हम कहते हैं, मैचिंग इंडेक्सेस में जो वैल्यूज़ हैं वो कैलकुलेट हो जाती हैं रिजल्टेंट डेटा फ्रेम या सीरीज़ में, और नॉन मैचिंग में आपका नैन आ जाता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये ऑपरेशन जो है सीरीज़ में भी और डेटा फ्रेम में भी, दोनों में भी आप पढ़ करके जा सकते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। बूलियन इंडेक्सिंग करके जाइए, ट्रू फॉल्स के बेसिस पर किसी भी सीरीज़ में से क्वेरी करना। जैसे लिखा रहता है S1 ऑफ S1 ग्रेटर देन 50, यानी कि जो एलिमेंट 50 से ज़्यादा है सीरीज S1 का, वो सभी डिस्प्ले हो जाएंगे। तो दो डेटा फ्रेम्स को आप ज्वाइन करना, कॉनकैट फंक्शन भी करके जाइएगा, अपेंड भी थोड़ा कर लीजिएगा। उसके बाद डेटा फ्रेम से CSV फाइल में डेटा डालना, और CSV फाइल को रीड करके डेटा फ्रेम में ले आना। तो ये दोनों फंक्शन, जैसे रीड अंडरस्कोर CSV और टू अंडरस्कोर CSV, ये दोनों फंक्शन अच्छी तरह से करके जाइए, और इनके जो पैरामीटर्स हैं, इनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं इन फंक्शंस के, वो भी करके जाइए। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो डेटा फ्रेम डॉट टू अंडरस्कोर CSV है, लेकिन रीड अंडरस्कोर CSV जो है वो पैंडास का मेथड, इसलिए PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV रहेगा, या पैंडास डॉट रीड अंडरस्कोर CSV रहेगा। तो ये आपको दोनों में DF नहीं यूज़ करना, डेटा फ्रेम नहीं यूज़ करना है। और एक बात, अगर आपके क्वेश्चन में डेटा फ्रेम का नाम कुछ दिया हुआ है, टेम्प DF दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, तो आप टेम्प DF लेकर के ही कमांड उसमें देखेंगे। ये नहीं कि आप हमेशा जो है DF, ज़्यादातर बच्चों को DF याद रहता है और DF के थ्रू कमांड कंप्लीट करना चाहते हैं। ऑल दो ऑल फोर चॉइसेस आर गिवन, तो वहाँ पर ऐसा कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए, मुझे लगता है। और तो ये सारी टिप्स हैं जो मैं देना चाहता हूँ। शॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू, शॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स भी करके जाए इन कॉन्टेक्स्ट विद सीरीज, और इन कॉन्टेक्स्ट और नैन वैल्यूज़ का कैसे आप हैंडलिंग करते हैं। कोई रो या कोई कॉलम टेबल में डाटा फ्रेम में ऐड करना, किसी कॉलम, एक पार्टिकुलर कॉलम का नाम चेंज करना, पार्टिकुलर रो का नाम चेंज करना, लेवल चेंज करना, या मल्टीपल रोज और कॉलम की इंडेक्सेस का नाम चेंज करना, इंडेक्सेस का नाम चेंज करना, किसी भी सीरीज के एलिमेंट्स को अपडेट करना, या किसी डेटा फ्रेम के इंडिविजुअल सेल एलिमेंट का को अपडेट करना, ये सारी चीज़ें शायद आपने कर ली होंगी। अगर नहीं की हुई हैं तो मैं ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। जितना आपने कर लिया है वो मोर देन एनफ है, और जितना कर पाएँ आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। वो सब आप एक रिव्यू लेकर के जाएँ। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जहाँ तक सवाल है, कुछ फंक्शन जैसे मैक्स, मिन, काउंट, सम, मीन,
हालांकि ये नहीं आना चाहिए, लेकिन एक बार सरसरी निगाह से जो तेज बच्चे हैं वो इसे देख करके जाएं। मैक्स हो गया, मिन हो गया, काउंट हो गया, सम हो गया, मीन हो गया, ये 5 फंक्शन तो एटलीस्ट थोड़ा सा आप देख करके जाइए, एक बार सरसरी निगाह से देख लें। रह जाती है बात डेटा विजुलाइजेशन की, तो डेटा विजुलाइजेशन में आपका बार चार्ट आएगा या हिस्टोग्राम आएगा या लाइन चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब ये मैटप्लॉटलिब से भी डायरेक्ट बनाए जा सकते हैं, यानी पीएलटी डॉट करके पीएलटी डॉट बार, पीएलटी डॉट प्लॉट, पीएलटी डॉट हिस्ट से भी कर सकते हैं, या डेटा फ्रेम से आपको बनाने के लिए दे दिया जाए तो डीएफ डॉट प्लॉट करके और ब्रैकेट में उसमें एक काइंड पैरामीटर होता है, तो मैंने वीडियो दे रखी है, तो आप डेटा फ्रेम से भी चार्ट्स बनाना देख करके जाइए, और मैटप्लॉटलिब पीएलटी डॉट करके भी चार्ट बनाना देख करके जाइए। एक्स एक्सिस का लेवल चेंज करना, एक्स लेवल वाई लेवल फंक्शन, टाइटल चेंज करना, टाइटल फंक्शन, ग्रिड ले आना, ग्रिड लाइंस लाना, डॉट ग्रिड फंक्शन, है ना। ये इन सभी फंक्शंस को आप करके जाइए। लीजेंड फंक्शन, सेव फिग फंक्शन, सेव फिगर करने के लिए चार्ट का। तो दीज आर द आई मीन वेरी इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स। लाइन विड्थ, लाइन का जो विड्थ चेंज करना प्लॉट फंक्शन में, लाइन का स्टाइल चेंज करना प्लॉट फंक्शन में, एक्स लेवल वाई लेवल चेंज करना, तो ये आप ग्राफ में करके जा सकते हैं। बाकी सोसाइटल इम्पैक्ट तो थ्योरी का चैप्टर है, उसमें जो भी टॉपिक सोसाइटल इम्पैक्ट में दिए हुए हैं, प्लेगरिज्म है, नेटिकेट है, साइबर क्राइम से रिलेटेड फिशिंग है, स्पैमिंग है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो सारा आप पढ़ करके जाइए। और मुझे लगता है कि आपने रिवीजन कर लिया होगा। अगर थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो उसको माइन्यूटली आप मुझे लगता है आपको एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। सरसरी निगाह से सारा अपनी निगाह से एक बार गुजार दीजिए, एक बार उसे पास ऑन कर दीजिए, जिससे कहीं पर कोई गलती छोड़ने का चांस ना रह जाए। और बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, मुझे लगता है आईपी में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद लग रही, पूरा विश्वास लग रहा है। तो ये हमने पॉइंट कुछ आपको लास्ट मोमेंट पर जाते जाते एग्ज़ाम के लिए देना चाह रहा था, और इसी के साथ साथ मैं अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करना चाह रहा था। हर बच्चे को मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, और इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे, ये मेरी पूरी उम्मीद है, मुझे पूर्ण विश्वास है। और यू विल बी कमिंग अप विद फ्लाइंग कलर्स एंड वेरी वेरी गुड स्कोर। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन वॉचिंग, थैंक यू।